नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। आज द राइट कन्वर्सेशन में जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं वो एक एडवोकेट हैं और एक बहुत बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं राहुल किलम जी की। राहुल जी, आपका स्वागत है द राइट कन्वर्सेशन में। थैंक यू। राहुल जी, आज जो हम द राइट कन्वर्सेशन में टॉपिक लेके आए हैं जिसपे हम बात करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आजकल आज के युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो है डिवोर्स। ये जो डिवोर्स है, खास करके कश्मीरी कम्युनिटी में, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। शादियों के किस्सों से ज्यादा हम डिवोर्स के किस्से सुनते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा हम कहाँ लैग कर रहे हैं? एक अच्छा टॉपिक है जो आपने चुना, और खासकर जो आपने इसमें हमारी कम्युनिटी की बात की कि उसमें इन चीज़ों का, डिवोर्स का जो बढ़ना है वो कहीं ना कहीं एक सीरियस, हमारे लिए एक सीरियस इशू हो गया है। अगर डिवोर्स की बात करें, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं जी। जो हम देखते हैं। तो कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आपस में जो हस्बैंड वाइफ है उनका ईगो क्लैश हो जाता है, तो वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तो उसकी वजह से फिर वो उनका इतना पॉपअप हो जाता है कि उसकी वजह से भी वो एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। उसके अलावा भी और कुछ ऐसे रीजंस हैं जो छोटे छोटे होते हैं जिनकी वजह से इन राहुल जी, डिस्प्यूट्स को। मैं माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपसे सिर्फ इसमें ये पूछना चाहती हूँ, ये जो ईगो क्लैशेस होते हैं इनके रीजंस क्या होते हैं? देखिए, जो ईगो क्लैशेस होते हैं ये कभी कभी ईगो हो जाता है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है जॉब करने वाले हैं। कभी कभी किसी की सैलरी हाई होती है, किसी की कम होती है, या हस्बैंड की ज्यादा हो वाइफ की कम हो, या वाइफ की ज्यादा हो हस्बैंड की कम हो। वो भी कहीं ना कहीं एक इशू हो जाता है जिसकी वजह से उनमें ईगो आ जाता है, क्लैशेस हो जाते हैं उनके बीच में कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके साथ साथ जो एक दूसरा होता है कि हस्बैंड कहीं पे रहता है एंड वाइफ कहीं पे रहती है, ये भी एक जी। छोटा सा इशू है, कहीं ना कहीं उतना बड़े स्केल पे नहीं है, लेकिन ऐसे इशू छोटे छोटे हैं जिसकी वजह से हमारे कम्युनिटी में या हमारी सोसाइटी में डिवोर्स के जो रेट है वो बढ़ रहे हैं। तो और भी जैसे हम देखें कि जैसे सैलरी का मैंने बताया, जैसे अभी मैंने बताया कि अलग अलग जगहों पे रहते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लड़का या लड़की एक लाइफ में जब वो किसी दूसरे के साथ शादी करके रहते हैं तो कुछ ना ऐसी चीजें होती है जो हमें कंप्रोमाइज करनी पड़ती है, क्योंकि नेचुरली दो अनजान लोग जब आते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसकी हैबिट होती है, शायद वो मुझे बिल्कुल उसको डिफरेंट पसंद होते नहीं हैं। हो या उसको जी। पसंद नहीं है। तो जी। उसमें भी कहीं ना कहीं उसको कंप्रोमाइज करके चलाना पड़ता है, स्टार्टिंग में करना पड़ता है। और जब वो नहीं हो पाता उस कंप्रोमाइज को, वो एक ईगो क्लैश की ओर ले जाते हैं कि मैं क्यों करूं, या वो कहे कि मैं क्यों मैं क्यों करूं। करूं? जी। तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से, जैसे आपने ईगो की पूछा, तो ये में एक छोटे छोटे जो कुछ रीजन मैंने आपको बताया जिस वजह से ईगो क्लैशेस होते हैं इन दोनों के बीच में। हम्म। तो और डिवोर्स का और मेन रीजन क्या होता है? एक तो आपने बताया कि ईगो क्लैशेस होते हैं जिसमें आपने कुछ पॉइंट्स हमें बताए। और क्या ऐसा क्या होता है उसमें कि वो जो डिवोर्सेस का रेट इतना हाई है? देखिए, खाली इतना ही नहीं है कि ईगो क्लैशेस की वजह से हो जाए, कुछ इश्यूज ऐसे भी है जो वाकई में सीरियस इन नेचर होते हैं। जैसे कोई जो है एक बहू जो कहती है कि मेरे इन लॉ जो है मेरे पर काफ़ी वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, या मुझे तंग किया जाता है। ऐसे भी है कुछ जिनकी वजह से वो इस एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाते हैं कि अब मुझे डिवोर्स है, मैं रहना नहीं चाहती हूँ। हमें ये भी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बात करते कि सिर्फ छोटे इश्यूज की हमने बात की, लेकिन हमने इस सीरियस इश्यूज के ऊपर भी बात करनी है कि ऐसे सीरियस इश्यूज होते हैं, तो उनके ऊपर भी, उनके साथ भी रहकर हमें बात करनी है ताकि एमिकेबली उनका जो है डिस्प्यूट हम खत्म कर सके। अगर एमिकेबली होता है, मीडिएशंस के थ्रू होता है, तो हमें वो बात करनी चाहिए। इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं, ये एज ए सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, एज एन सोसाइटी, हमें इसके ऊपर बहस करनी चाहिए, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए सोसाइटी में, अपने घर में। अगर हम इन इश्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे तो ये जो इश्यूज है ये कम होने के बजाय हम देखेंगे बढ़ कि इसका जो जाएंगे। ट्रेंड है वो बढ़ने, क्योंकि हम इसके ऊपर बात खुल के करते नहीं है। जी। तभी हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसकी जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज नहीं हो रही है। जी। राहुल जी, अभी आपने बात की डोमेस्टिक वायलेंस की। अगर एक महिला पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं? उसे ऐसा सबसे पहले तो उसे क्या करना चाहिए? और उसके लॉ में ऐसे क्या क्या राइट्स हैं उसके जो वो इम्प्लीमेंट कर सकती है? ये भी एक अच्छा सवाल है कि उनकी वुमेन्स के लिए काफ़ी सारे लॉज है हमारे पार्लियामेंट में, हमारे गवर्नमेंट ने हमने पास किया है टाइम टू टाइम, चाहे जब से हुआ है।
उसमें जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो केस कर सकती है, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकती है, या आईपीसी में भी है, उनके रिलेटेड है कि अगर उनके साथ कुछ हो रहा है गलत तो वो केस कर सकती है। फिर जैसे डिवोर्स का भी है हमारे यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट है, डाउरी अगर कोई लेता है उसके ऊपर किसी को तंग किया जाता है, या मेंटेनेंस है कि वो अब खुद को मेंटेन नहीं कर पाती, जॉब नहीं करती, हाउस वाइफ होती है, हस्बैंड जी छोड़ जी देता है, जी। अचानक छोड़ के चला जाता है या घर से बाहर नहीं, वो क्या करेगी, तो शी हैज टू क्लेम द मेंटेनेंस। तो वो लॉज है, कहीं ना कहीं काफी सारी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन जो है उसको एम्पावर करने के लिए ऐसे लॉज जो है वो स्टेट ने टाइम टू टाइम बनाए हुए हैं। उसमें जो है जो भी उनके साथ हो रहा है उन्हें ये नहीं डरना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, वो मुझे क्या कहेगा। अगर उनके साथ कुछ ज्यादा गलत हो रहा है जो आपकी कंप्रोमाइज लिमिट से बाहर हो रहा है, तो उनके लिए काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहां पे वो जाके अपनी बात को रख सकते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कोर्ट में जाकर कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, चाहे अपनी मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस मांगना हो, उनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू जा सकते हैं, या उसके साथ साथ इतने सारे अभी आजकल एनजीओज भी काम कर रहे हैं जो इस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जो वायलेंस हो रहा है उनके खिलाफ, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे मिले और इस बात को लोगों के साथ करें। अगर आपके साथ अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो उसे ना दबाए, क्योंकि आज आपकी डोमेस्टिक वायलेंस से आपकी जो है काफी सारा हार्म हो सकता है आपके ऊपर। तो उसके खुल के बात करिए, आपके पास इतने सारे पड़े हुए लॉज ने आपको इतने सारे राइट्स दिए हुए, आप उनको जो है उसको अवेल कीजिए और इसके खिलाफ लड़िए। राहुल जी, ये तो बात हुई एक महिला की। आजकल मगर ऐसा देखा गया है कि पुरुषों पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। महिलाओं के लिए तो काफी लॉज हैं, काफी मतलब कि महिलाओं को अगर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो आवाज उठाती है, काफी लोग उसके साथ जुट जाते हैं। मगर बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों में ऐसा नहीं देखा जाता है। सबसे पहले अगर पुरुष अगर आवाज भी उठाता है तो उसी की तरफ नजरें जो हैं वो जाती है कि पक्का इसी ने कुछ किया होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पुरुषों के लिए इतने क्यों नहीं राइट्स हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी काफी टाइम से ये भी एक बात उठ रही है कि जैसे वुमेन्स के लिए एम्पावरमेंट के लिए या उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो लॉज बने हैं, मर्दों के खिलाफ भी ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें भी फैमिली में तंग किया जा रहा है वाइफ के द्वारा, या वाइफ के मतलब अपने इन लॉज के द्वारा ऐसा होता है जहां पे मर्दों के, लेकिन उनके पास कोई ऐसा लॉ होता ही नहीं, स्पेशल लॉ जिसकी वजह से हाँ वो कंप्लेंट फाइल कर सकते, किसी ने मारा उसको कुछ का वो कंप्लेंट फाइल कर सकते, लेकिन जो स्पेशल लॉ जैसे वुमेन्स के खिलाफ है डोमेस्टिक वायलेंस में या उसके वैसा मर्दों के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो उसके ऊपर अभी काफी टाइम से मैं खुद देख रहा हूँ, काफी सारे लोग इसमें जो है इस बात को उठा रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं भी, मुझे जब आपने सवाल पूछा तो मुझे एक नाम जो ध्यान में आता है जो जेंडर इक्वालिटी, खासकर मैन इक्वालिटी के लिए जो काफी ज्यादा काम कर रही है, वो दीपिका नारायण भारद्वाज। लोग उसके बारे में देख सकते हैं वो कैसे एक औरत होकर मतलब मैन के लिए लड़ रही है। कहीं पे कोई केस हो, क्योंकि एक ऐसा माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि अगर किसी औरत ने कुछ एलिगेशंस लगाए तो उसे गॉस्पेल ट्रुथ माना जाता है, जबकि ऐसा हमें कभी होना नहीं चाहिए। जब तक अगर किसी ने भी एलिगेशन लगाया दोनों साइड से कोई भी एलिगेशन, तो हमें एकदम अपनी जजमेंट नहीं देनी चाहिए, हमें दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए। हाँ, दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए कि इनकी इश्यूज क्या है। तो जैसा आपने बोला कि मर्दों के लिए वैसे कोई ऐसे स्पेशल लॉज तो है नहीं अभी, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके लिए अब आवाज उठ रही है। जैसे मैंने अभी कुछ नाम बोले जो इसके खिलाफ काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी है कि ये जो वुमेन लॉज है ये कहीं ना कहीं इसका जो है मिसयूज हो रहा है। इवन कि उन्होंने ये भी बोला कि कहीं ना कहीं लीगल टेररिज्म जैसा लगता है हमें। अपनी ऑब्जर्वेशंस में कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने या और भी हाई कोर्ट्स ने ऐसे ऐसे छोटे आप ऑब्जर्वेशन ऐसे काफी सारे पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अगर कोई भी एलिगेशंस लगाता है या कोई भी कुछ कर रहा है उसे गॉस्पेल ट्रुथ ना माने, दोनों पार्टीज को सुने। अगर हम उन दोनों चीजों को उसको सुलझा सकते हैं तो उसमें पहल करिए, उसको सुलझाइए। इवन कोर्ट में भी अगर आप केस करते हैं तो कोर्ट भी सबसे पहले यही देखता है कि हम इसको कैसे इन दोनों पार्टीज को मीडिएशन के थ्रू इनका कंप्रोमाइज करवाए। कोर्ट भी सबसे पहले ये नहीं आता कि लड़की ने एलिगेशन लगा, लड़के को उसने जेल में डाल दिया या पनिशमेंट दे दी। वो भी पहले उस लड़के से रिप्लाई मांगता है, आप रिप्लाई दीजिए, चलिए हम बैठते हैं, आप हमें बताइए, आप हमसे मिले, हम मीडिएशन करते हैं, या किसी को एज एन मीडिएटर अपॉइंट करती है कोर्ट, आप जाइए उनसे बात करिए। तो एक प्रोसीजर है, उसके प्रोसीजर वे में काम होता है।
एकदम ऐसा नहीं होता कि कंप्लेंट कर दी और आपको ऐसा हो जाएगा। उसने एलिगेशंस लगाए ही है, उसको प्रूव करने हैं, उसके खिलाफ एलिगेशन लगाए, उसको डिफेंस करना पड़ता है उसके लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यह है कि हम किसी भी चीज को एज अ गॉस्पेल ट्रूथ ना माने। अगर आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो आप उनको क्या सलाह देते हैं? अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है तो हम उस पार्टीज की पहले सुनते हैं, वो अपनी सारा वो बताती है कि मेरे साथ ऐसा, जो भी वो एलिज करती है, तो एज एन एडवोकेट हमें उसकी बात सुननी होती है। फिर हम उससे बात करते हैं कि क्या है, क्या ये इशू है, क्या इसको हम इस डिस्प्यूट को जो आपस में है, तो हम उसकी ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है ना, उसकी देखते हैं कि क्या वाकई में इसको हम कंप्रोमाइज करवा सकते हैं। तो फिर हम काफी सारी उनको एज अ काउंसलिंग भी कहेंगे, उनसे बात करते हैं कि क्या आप रहना चाहते हैं, रहिए, क्योंकि जिंदगी पड़ी है आपकी, ऐसा। तो जब हमें लगता है कि नहीं वो केस करना चाहती है, हमें कभी ऐसा लगता है कि वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तो हम केस फाइल करते हैं। फिर कोर्ट में हम जो एज ए प्रोसीजर उसको उस केस को लड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में भी यही रहता है कि फैमिली है, बच्चे हैं, आपस में रहे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि जब इन दोनों की डिस्प्यूट जी होता है तो जी, ज्यादा सफर जो होता है वो बच्चा होता बच्चे है। अगर करते बच्चा हैं, होगा, बिल्कुल ज्यादा सब उसको पता ही नहीं है क्या होता है। बिल्कुल। जहां पे उम्र में अपने दोनों माँ बाप को एक साथ देखना चाहता है, उनके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है, और उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। और फिर एक ऑर्डर के तहत जो फादर कहता है कि मैं बच्चा नहीं रखना, मदर कहती है मुझे बच्चा नहीं रखना है, कोर्ट ऑर्डर कहता है ठीक है, दोनों में से कोई कहता है मैं रखूंगा, उसको क्या पता क्या है। तो वो हमें दिमाग में रखना चाहिए कि बच्चे भी हमारी फैमिली है, हमारे बूढ़े माँ बाप भी है, उनको भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि एज एन एडवोकेट, हर एक एडवोकेट की सबसे पहले यही होता है कि वो देखता है अगर कंप्रोमाइज होता है उसके लेवल पे, तो कंप्रोमाइज के लिए ही जाने की बात करता है। पहले कहता है चलिए इसको ऐसे बात करते हैं, हम उसको नोटिस भेजते हैं, फिर हम बात करते हैं उससे। अगर वो पार्टी नहीं मानती है, वो रिजिड होती है, दूसरी अपोजिट पार्टी जो होती है, तो फिर एक है कि उसको कोर्ट के थ्रू बुलाया जाता है। फिर कोर्ट, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोर्ट में भी एक प्रोसीजर है कि चलिए थ्रू मीडिएशन, वो भी उसका पहला, जितने भी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें सबसे पहले वो एक मीडिएशन करते हैं, दोनों पार्टीज को बिठाते हैं, दोनों पार्टीज की बात सुनती है। चाहे वो जो जज होता है वो खुद ही सुनता है, किसी मीडिएटर को वो अपॉइंट करता है, वो सुनता है, और वहां पे वो जो बात करते हैं जो भी होता है, अगर वो कहते हैं कि नहीं अब हमें नहीं रहना, तो म्यूचुअली वो फिर उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो म्यूचुअली बोलते हैं हम रहना नहीं चाहते, मीडिएशन के थ्रू, या फिर जो भी उनकी आपस में बात होती है पार्टीज की आपस में, या सोसाइटी में भी कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो उभर के अब जो आते हैं, जो आपस में इनको एमिकेबली सेटल करवाना चाहते हैं कि बताइए अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो चलिए बताइए, फिर म्यूचुअली आपको अलग करते। क्यों आप लिटिगेशन पे जाएंगे, लिटिगेशन आप इसके ऊपर एक एलिगेशन लगाएंगे, ये आपके ऊपर एलिगेशन, और बिलो द वेस्ट जो एलिगेशन लगाई जाती है, उससे कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को मुश्किल हो जाता है, हमारे बच्चों को जो बच्चे होते हैं उनको मुश्किल हो जाता है। उसको उसको मतलब क्या बताएंगे सोसाइटी में, तो वो बात होती है कि ऐसा हुआ। तो ये चीज होती है कि सबसे पहले इसको जो है इनिशियल स्टेज पे खत्म करने की हमारी कोशिश होती है। ये तो हुई डोमेस्टिक वायलेंस की बात, जो कि इसमें डाइवोर्स का एक पहलू है। फैमिली डिस्प्यूट का क्यों, फैमिली डिस्प्यूट में तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो मेन पहलू आता है वो है ये डॉवरी का। तो ये ऐसा क्यों है? डॉवरी जो है आजकल वो एक मैं बोलती हूँ कि समाज को वो एक अंदर ही अंदर से, खासकर एक महिला को खोखला करता है। जब आप उस महिला को इस पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं कि आपने ये नहीं लाया शादी में, मैं इतना चाहिए था, ये नहीं लाया, इसका महिला के लिए जो है क्या प्रोसीजर है अगर वो इस चीज से बाहर निकलना चाहती हो? सबसे पहले तो डाउरी सिस्टम जो भी है, ये क्या बताइए, एक हमारे समाज के ऊपर कलंक है। मतलब इसके ऊपर अगर आप किसी को तंग करते हैं तो मैं मानता हूं हमें एज ए सोसाइटी हमें उठना चाहिए और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और काफी सारा काम तो हुआ है, जो पहले होता था उसके मुकाबले भी बहुत कम, लेकिन अभी भी डाउरी के ऊपर ऐसा होता है। लेकिन जैसे आपने हमारी कम्युनिटी की बात की, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात की, तो मैं कहूंगा कि हमारी कम्युनिटी में मैंने कभी डाउरी के ऊपर कोई केस नहीं देखा है, किसी बहू को मारा हो डाउरी के ऊपर। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे में डाउरी का उतना इशू नहीं होता है। अब जो हमने बात की कि ईगो होता है, या वाकई में इन लॉज किसी को तंग करते हैं, या क्या, वो रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन डाउरी के ऊपर आज तक मैंने अपनी कम्युनिटी में, तो मैं कहता हूँ जब से मैंने देखा है, मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं है कि कोई ऐसा केस नहीं आया, और मैंने देखा नहीं कि किसी ने बहू को जलाया हो। क्योंकि हमने देखा, अगर आप पैन इंडिया की बात करें, हमने देखा कि किस तरह से डाउरी के लिए बहू को जलाया है,
या किस तरह से तंग किया जाता है, उसको घर इनफैक्ट से आज निकाला ही एक जाता है। केस आया है जम्मू में ही, डॉवरी को लेके। मैं वही कह रहा हूँ ना कि लेकिन हमारी कम्युनिटी में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, और अगर ऐसा होता है वाकई में बहुत दुख होता है। एज ए सोसाइटी हमें इस चीज के लिए आवाज उठानी होगी। अगर अभी भी 21वीं सदी में भी अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब इतने संपन्न हो गए हैं लोग, हर एक अच्छे संपन्न है, कि तब चलिए गरीबी थी तो चलो वहीं से कुछ नहीं। लेके आए, लेकिन वो भी एक गलत बात थी ना। अब हम सोच रहे कि ऐसा होता होगा, लेकिन अब तो सब संपन्न है, सब अच्छे जॉब करते हैं, काफी सारे एवेन्यूज है आपके पास। अगर अभी भी ऐसा होता है तो बहुत दुख की बात है। मतलब अभी भी 21वीं सदी में हम वहां है, तो ईश्वर से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि निकालिए हमें बाहर। जी बिल्कुल। तो ये तो हुई आपकी प्रोफेशनल बात। अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपके पर्सनल लाइफ को लेके। आप एक एडवोकेट हैं जी और एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। जी। ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रोफेशंस हैं। तो आप कब इस थिएटर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या यूं कहूं कि आपका इंटरेस्ट थिएटर की तरफ जाग गया? मैं मानता हूं अगर आप एक भारतीय है तो थिएटर के लिए, रंगमंच के लिए, कला के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं चीज होती है। जी या तो आप एज एन आर्ट को पसंद करने वाले हैं, या तो आप आर्ट में परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि आपके दिमाग में ही यही है। क्योंकि अगर हम बात करें नाट्य के ऊपर बात करें, तो नाट्य तो हमारे एक शास्त्र है जो भारत मुनि ने लिखा हुआ था। जी जी। उन्होंने क्यों लिखा था उसका भी हमें पता है, कि जब देवताओं में या जो सोसाइटी में जो था कुछ बुरी आदतें हो गई थी, तो फिर बात हुई कि अब कैसा करेंगे, लोग मतलब इन चीजों से दूर जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि हम, उन्होंने जो नाट्य के थ्रू हम लोगों के बीच जो अच्छी बातें उनको पहुंचाए, तो वहां से फिर एक कहाँ से शुरुआत हुई वो तो सबको पता ही है, नाट्य शास्त्र में क्या हुआ था, क्यों लिखा गया इस ग्रंथ को। तो वहीं से मैं कहूंगा कि हमारे जो पुराने भारत, जब हम इतिहास की बात करेंगे, तो तब से हमारे यहाँ पे जो भारत मुनि से लेके अभी तक जो है काफी थिएटर के ऊपर काफी सारा, यानी कि जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य रंग कला, इसके ऊपर काफी सारा जो है काम हुआ है, उसके काफी सारे हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। उसी में जो है जो चीज मैंने देखी थी वो था, जो ये होता है क्या बोलते हैं इसे, नवरात्रों में जो होते हैं, जो रामनवमी में जी। जो ये होता है रामलीला। तो मतलब मैं अपने घर वालों से, जब मैं छोटा था तो नेचुरली हर कोई अपने दादा दादी या किससे अपनी कहानियां सुनते ही थे कि राम थे, भगवान राम थे, वो ऐसे थे। तो जब छोटे थे तो किसी ने बोला कि रामलीला है, आइए देखते, उसमें भगवान राम का मंचन होगा। तो मतलब वो मेरे आंखों के सामने एक किरदार आता है, वो राम बन के आता है, और वो कहानी मुझे उस कहानी से जोड़ता है जो मैंने अपने घर वालों से सुनी थी। फैसिनेट करता मैं है। काफी फैसिनेट हो गया यार, जो मैंने कहानी सुनी थी यार, वाकई में जो भगवान राम की जो मर्यादा मेरे सामने कोई कर रहा है, और मुझे ऐसा भी होता है क्या। तो मैं एक छोटा था तो इतनी, मतलब इतने सिंसियर होते, इतने ऑनेस्ट होते हम लोग, कि हमें लगता है कि वाकई में शायद ये भगवान राम है। भगवान राम है, जी बिल्कुल। होता है। जी फिर जब उसके बाद फिर टीवी पे रामायण देखा, तो अभी भी आप किसी से भी बात करिए तो राम कृष्ण, तो मैं अभी भी कहता हूँ काफी सारों के चेहरों के सामने अगर जैसे राम की बात करें तो अरविंद गोविल की जी तस्वीर आ जाती है, और अभी भी, हाँ। कृष्ण की बात करेंगे तो नीतीश भारद्वाज की शक्ल आती है। जी तो वहीं से एक फैसिनेशन जो अंदर से हुई कि यार ऐसा करके तो यार ये तो मुझे, क्योंकि छोटा होता है उसको काफी सारी चीजें वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उतना होता नहीं है, पढ़ना क्या है। घर वाले तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बोलते ये पढ़िए, लेकिन मुझे लगा कि ये तो एक बिल्कुल सिंपल एक फॉर्म है जिससे मैं जान सकता हूँ जिंदगी को, और जो चीजें मुझे फैसिनेट करती है मैं उनको जी सकता हूँ। तो वहीं से जो एक शुरुआत है थिएटर की, मुझे लगता है हमेशा मुझे लगता है कि उस रामलीला से ही मेरे अंदर वो एक थिएटर का जुड़ा। फिर जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, जैसे मैंने बोला आपको कि हमें इतिहास में काफी प्रमाण मिलता है, जब पहले पहले बच्चे पढ़ते भी थे गुरुकुल वगैरह में, तो उन्हें वाकई में ये कोर्स करवाया जाता था वहां पे। नाट्यशालाएं हुआ करती थी बहुत बड़ी। अब तो शायद उस पैमाने पे जबकि होती नहीं, लेकिन तब मैंने सुना कि काफी सारे, मतलब हाई, बहुत अच्छा होता था वहां पे, इन चीजों को, थिएटर को पढ़ाया जाता था। वो तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करता था, जो आजकल नहीं है। दुख होता है इसे देखकर कि इतना अच्छा सब्जेक्ट को उस तरीके से स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है। ये वहीं से जिंदगी की शुरुआत थिएटर की ओर हुई, करते करते थिएटर कर रहे हैं अभी। राहुल जी, आपसे बात करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंची, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया, और दोनों मेरे जो क्लोज मेरे हार्ट के उन टॉपिक से बात की, क्योंकि मैं जब भी मुझे कोई पूछता तो मैं यही कहता हूँ कि आई एम
एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन एंड एन एक्टर बाय पैशन। तो दोनों चीजें मेरे करीबी थी, तो मुझे अच्छा लगा जब आपने एंड वाला सवाल भी पूछा। तो थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा द राइट कन्वर्सेशन पे आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी थी वो एक एडवोकेट और एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे। जी हाँ, राहुल किल्लम जी। अगले द राइट कन्वर्सेशन में एक और पर्सनालिटी के साथ हम दोबारा बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज़ पर। नमस्कार।